नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक नया एक्सोप्लैनेट खोजा है जिसका नाम है LHS 1140b। ये प्लैनेट साइंटिस्ट के बीच में काफी हाइप क्रिएट कर रहा है और इसकी वजह भी सॉलिड है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये LHS 1140b क्या भला है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले आइए इस प्लैनेट की कुंडली निकालते हैं। LHS 1140b आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट का मतलब होता है एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे सूरज को नहीं बल्कि किसी और तारे को ऑर्बिट करता है। यूनिवर्स में ऐसे अरबों खरबों एक्सोप्लैनेट्स हो सकते हैं, लेकिन LHS 1140b इनमें से एक खास एक्सोप्लैनेट है। ये एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है जिसे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी सतह ठोस है, पत्थरों और धातुओं से बनी हुई, बिल्कुल हमारी धरती, मार्स या वीनस की तरह। ये कोई गैस का गोला नहीं है जैसे कि जुपिटर और सैटर्न। ये हमसे लगभग 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। अब आप सोचेंगे कि 40 लाइट ईयर्स कितना दूर होता है। एक लाइट ईयर वो दूरी है जो रोशनी एक साल में तय करती है, जो लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। तो 40 लाइट ईयर्स हो गए करीब 380 ट्रिलियन किलोमीटर्स। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को भी यहाँ पहुँचने में लाखों साल लग जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स की विशालता को देखते हुए, जहाँ गैलेक्सीज हमसे अरबों लाइट ईयर्स दूर हैं, 40 लाइट ईयर्स हमारे पड़ोस जैसा ही है। इस नजदीकी की वजह से ही हम इसे इतनी डिटेल में स्टडी कर पा रहे हैं। हर प्लेनेट का एक स्टार होता है। LHS 1140b जिस तारे की चक्कर लगाता है उसका नाम है LHS 1140। ये स्टार हमारे सूरज जैसा नहीं है। ये एक M टाइप रेड ड्वार्फ स्टार है। आइए रेड ड्वार्फ्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। साइज एंड ब्राइटनेस। रेड ड्वार्फ्स यूनिवर्स में सबसे कॉमन टाइप के स्टार्स हैं। हमारे आसपास के 75% से ज्यादा तारे रेड ड्वार्फ स्टार्स ही हैं। ये हमारे सूरज से बहुत छोटे, ठंडे और धीमे होते हैं। LHS 1140 का मास हमारे सूरज का सिर्फ 15% है और इसकी रोशनी सूरज के मुकाबले 1% से भी कम है। ये आसमान में एक हल्की लाल रोशनी की तरह दिखता है। लाइफ स्पैन इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी उम्र। जहां हमारा सूरज लगभग 10 बिलियन साल तक जिंदा रहेगा, वहीं रेड ड्वार्फ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक आराम से रोशनी दे सकते हैं। यूनिवर्स की करंट एज से भी कई गुना ज्यादा। कि अगर इनके प्लैनेट्स पर लाइफ डेवलप होती है तो उसके इवॉल्व होने के लिए बहुत बहुत लंबा समय मिलता है। प्लैनेट की पहचान, डिस्कवरी और स्टैट्स। LHS 1140b को पहली बार JWST ने नहीं खोजा था। इसकी ओरिजिनल डिस्कवरी साल 2017 में मी अर्थ प्रोजेक्ट ने की थी। मी अर्थ प्रोजेक्ट एक ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप एरे है जो रेड ड्वार्फ स्टार्स के आसपास अर्थ साइज प्लैनेट्स को ट्रांजिट मेथड से ढूंढता है। जब कोई प्लैनेट उस स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की रोशनी में एक हल्की सी कमी आती है। इस डिप को मेजर करके साइंटिस्ट प्लैनेट के साइज और उसके ऑर्बिट का अंदाजा लगा सकते हैं। मी अर्थ ने इसकी प्रेजेंस कंफर्म की और इसके बाद में वेरियस और टेलीस्कोप्स ने इसके बारे में डाटा इकट्ठा किया। अब JWST इसकी कहानी को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। चलिए इसके स्टैट्स को आसानी से समझते हैं। इसका रेडियस हमारी धरती से लगभग 1.7 टाइम्स ज्यादा है। इस साइज के प्लैनेट्स को सुपर अर्थ की कैटेगरी में रखा जाता है। ये ऐसी दुनिया है जो अर्थ से बड़ी है लेकिन नेपच्यून जैसे आइस जायंट से छोटी है। इसका मास हमारी धरती से करीब 6.5 टाइम्स ज्यादा है। मास को रेडियल वेलोसिटी मेथड से मापा जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि प्लैनेट की ग्रेविटी अपने स्टार को कितना वॉबल करती है। डेंसिटी, जब हमारे पास रेडियस और मास दोनों होते हैं तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। इस प्लैनेट की डेंसिटी अर्थ से काफी ज्यादा है।
इससे ये पक्का हो जाता है कि ये एक पथरीली दुनिया है। इतनी हाई डेंसिटी ये भी सजेस्ट करती है कि इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा आयरन रिच कोर हो सकता है, शायद प्लेनेट के टोटल मास का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा। ऑर्बिट ये अपने स्टार के बहुत करीब से चक्कर लगाता है। इसका 1 साल यानी स्टार का एक चक्कर पूरा करने का समय हमारे सिर्फ 25 दिनों के बराबर होता है। हमारे सोलर सिस्टम में इतनी नजदीकी का मतलब होता है आग का गोला जैसे मरकरी। लेकिन जैसा कि हमने जाना, इसका स्टार एक ठंडा रेड ड्वार्फ है, इसीलिए इतने पास होने के बावजूद भी इसको मिलने वाली एनर्जी सही मात्रा में है, जो इसे हैबिटेबल जोन में रखती है। हैबिटेबल जोन वो गोल्डीलॉक्स एरिया है जहाँ ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड और पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। तो इन अ नटशेल LHS-1140b एक बड़ा, भारी और पथरीला पड़ोसी है जो एक लंबी उम्र वाले धीमे तारे के स्वीट स्पॉट में रहता है। Why is LHS-1140b इम्पोर्टेंट? आप सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट ने तो हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं, तो इसमें इतना खास क्या है? दोस्तों, LHS-1140b कई मामलों में जैकपॉट जैसा है। इसकी इम्पोर्टेंस के पीछे कुछ ठोस कारण हैं। द परफेक्ट हैबिटेबल जोन कैंडिडेट, ये पॉइंट सबसे अहम है। हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन का कॉन्सेप्ट लाइफ की तलाश में सेंट्रल है। ये किसी भी स्टार के आसपास का वो अनुकूल दायरा है जहां ऐसी कंडीशन हो सकती है कि प्लेनेट की सतह पर पानी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सके। अगर प्लेनेट बहुत पास हो तो सारा पानी भाप बन जाएगा और अगर बहुत दूर हो तो सब कुछ बर्फ बन जाएगा। LHS-1140b ठीक इस जोन के बीच में बैठता है। इसे अपने स्टार से उतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी अर्थ को सूरज से मिलती है, भले ही वो अपने स्टार के बहुत करीब है। रेड ड्वार्फ का हैबिटेबल जोन हमेशा उसके बहुत पास होता है। इस परफेक्ट पोजीशनिंग के कारण ये लाइफ की सबसे पहली शर्त लिक्विड वाटर को पूरा करने का पोटेंशियल रखता है। कंफर्म रॉकी नेचर, अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर लाइफ। इसकी हाई डेंसिटी इस बात का पक्का सबूत है कि ये एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि लाइफ जैसा हम उसे जानते हैं उसको शुरू होने और विकसित होने के लिए एक ठोस सतह की जरूरत होती है। एक ऐसी जगह जहाँ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री हो सकती है, जहाँ समुद्र और जमीन मिल सके और जहाँ ज्वालामुखी फट सके। गैस जाइंट जैसे जुपिटर पर ऐसी कोई जमीन नहीं है, वहाँ सिर्फ गैस और जरूरत से ज्यादा प्रेशर है। तो एक सुपर अर्थ होना जो 100% रॉकी है उसे लाइफ के लिए एक प्राइम रियल एस्टेट बनाता है। द रेड ड्वार्फ अपॉर्चुनिटी, इसका स्टार एक एम ड्वार्फ स्टार है और ये 2 धारी तलवार है, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा बड़ी है। रेड ड्वार्फ्स की उम्र ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स होती है। इसका मतलब है कि LHS-1140b पिछले 5 बिलियन साल से अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में स्टेबल तरीके से घूम रहा है। ये लगभग उतना ही समय है जितने में अर्थ पर लाइफ शुरू हुई और इंसान तक इवॉल्व हुई, और आगे भी ये अरबों सालों तक वहीं रहेगा। ये लंबा स्टेबल समय लाइफ को पनपने, इवॉल्व होने और कॉम्प्लेक्स बनाने का भरपूर मौका देता है। आइडियल फॉर एटमॉस्फेरिक स्टडी, इसकी 2 बातें इसे एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए परफेक्ट बनाती हैं। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी, नजदीक होने का मतलब है कि स्टार से आने वाली रोशनी हम तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग पहुंचती है, और जब प्लेनेट ट्रांजिट करता है तो उसके एटमॉस्फेयर से फिल्टर होकर आने वाला सिग्नल भी ज्यादा क्लियर होता है। इसे साइंटिफिक भाषा में हाई सिग्नल टू नॉइज रेशो कहते हैं, मतलब हम फेंट विस्पर को भी साफ साफ सुन सकते हैं। ट्रांजिट ज्योमेट्री, हम बहुत लकी हैं कि LHS-1140b का ऑर्बिट ऐसा है कि वो हमारे पर्सपेक्टिव से अपने स्टार के सामने से गुजरता है। इस ट्रांजिट की वजह से ही हम उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकते हैं। कई प्लेनेट ट्रांजिट नहीं करते, इसीलिए उनके एटमॉस्फेयर के बारे में जानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन सभी कारणों का कॉम्बिनेशन एक रॉकी प्लेनेट, वो भी एक परफेक्ट हैबिटेबल जोन में, एक लंबी उम्र वाले तारे के पास,
और हमारे लिए स्टडी करने के लिए आसान LHS 1140b को एक्सोप्लैनेट रिसर्च का पोस्टर चाइल्ड बना देता है। What did JWST find recently? तो चलिए अब आते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज पर। LHS 1140b के बारे में हमें पहले से पता था, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब अपनी नजर इस पर डाली तो कहानी में एक नया बहुत ही अहम मोड़ आ गया। JWST ने इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की टेक्निक से जांचा और उसे क्या मिला। फाइंडिंग नंबर 1, नो थिक हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर। ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर है। जब प्लैनेट्स बनते हैं तो वो अपने स्टार के आसपास की गैस और धूल से हाइड्रोजन और हीलियम की एक मोटी परत खींच लेते हैं। इसको प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर एक रॉकी प्लैनेट पर ये मोटी हाइड्रोजन की चादर रह जाए तो वो एक मिनी नेपच्यून बन जाता है। ये हाइड्रोजन एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। ये प्लैनेट की सतह को इतना ज्यादा गर्म कर देती है कि वहाँ हजारों डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है। ऐसी जगह पर तो लिक्विड वाटर और लाइफ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। JWST के डाटा ने हमें ये साफ साफ दिखाया है कि LHS 1140b के पास ऐसा कोई मोटा हाइड्रोजन डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब है कि प्लैनेट ने किसी तरह से अपने इस शुरुआती जहरीले एटमॉस्फेयर से छुटकारा पा लिया है। ये कैसे हुआ होगा? शायद स्टार के शुरुआती दिनों के पावरफुल रेडिएशन ने इस हल्की गैस को उड़ा दिया हो, या प्लैनेट की इंटरनल हीट ने इसे स्पेस में एस्केप कर दिया हो। कारण जो भी हो, ये हैबिटेबिलिटी की रेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को पार करने जैसा है। इसने प्लैनेट को एक ब्लैंक स्लेट दे दी है ताकि वो एक सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बना सके। फाइंडिंग नंबर 2, द पोटेंशियल फॉर अ सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। जब प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर चली जाती है तो प्लैनेट एक नया बेहतर एटमॉस्फेयर बना सकता है। ये एटमॉस्फेयर आउटगैसिंग नाम के प्रोसेस से बनता है, खासकर वोल्केनिक एक्टिविटी के जरिए। ज्वालामुखी जब फटते हैं तो वो प्लैनेट के अंदर से पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऐसी ही दूसरी हैवियर गैसेस को बाहर निकालते हैं। ये वही प्रोसेस है जिससे अर्थ का शुरुआती एटमॉस्फेयर बना था। JWST के डाटा में हाइड्रोजन की कमी इस बात का स्ट्रॉन्ग हिंट है कि अगर LHS 1140b पर अगर कोई एटमॉस्फेयर है तो वो इन हैवियर मॉलिक्यूल से बना हो सकता है। अब साइंटिस्ट के लिए अगला कदम इन्हीं मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को ढूंढना है। फाइंडिंग नंबर 3, हिंट्स ऑफ नाइट्रोजन। कुछ शुरुआती एनालिसिस इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अहम भूमिका हो सकती है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो लाइफ के लिए डायरेक्ट जरूरी नहीं, लेकिन ये एटमॉस्फेयर को स्टेबल बनाती है। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी 78% नाइट्रोजन ही है। ये प्रेशर बनाए रखती है जिससे लिक्विड वाटर आसानी से एग्जिस्ट कर सके, और ये टेम्परेचर को भी मॉडरेट करने में काफी मदद करती है। अगर LHS 1140b पर सच में नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है तो ये उसे और भी ज्यादा अर्थ लाइक बना देगा। ये सारी फाइंडिंग्स अभी सिर्फ शुरुआती बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है। इन्होंने साइंटिस्ट को एक रोड मैप दिया कि आगे क्या ढूंढना है। कंडीशंस ऑन द प्लैनेट। तो JWST की फाइंडिंग्स और पुराने डाटा को मिलाकर हम LHS 1140b पर मौजूदा हालात का एक चित्र बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ की दुनिया कैसी हो सकती है? सरफेस टेम्परेचर, द टर्मिनेटर्स एज, हैबिटेबल जोन में होने का मतलब ये नहीं कि पूरा प्लेनेट कंफर्टेबल होगा। इस प्लेनेट के साथ एक बड़ा कैच है, टाइडल लॉकिंग, क्योंकि ये अपने स्टार के बहुत करीब है। स्टार की शक्तिशाली ग्रेविटी ने इसके रोटेशन को लॉक कर दिया है। इसका मतलब ये है इसकी हमेशा एक ही साइड स्टार की तरफ रहती है, जिसे हम डे साइड कहते हैं,
और दूसरा साइड हमेशा अंधेरे में रहता है, जिसे नाइट साइड कहते हैं। डे साइड पर हमेशा दिन रहता है और वहाँ बहुत गर्मी हो सकती है। नाइट साइड पर हमेशा रात रहती है और वहाँ सब कुछ बर्फ में जम सकता है। तो लाइफ कहाँ होगी? सबसे प्रॉमिसिंग जगह है इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का इलाका, जिसे टर्मिनेटर जोन या ट्विलाइट जोन कहते हैं। ये वो पतली सी जगह है जहाँ हमेशा शाम या सुबह जैसा मौसम रहता है। यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल सही हो सकता है, जिससे लिक्विड वाटर नदियों या समुद्र के रूप में बह सकता है। द पावर ऑफ एन एटमॉस्फेयर। टाइडल लॉकिंग की इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो सकता है एक मोटा तगड़ा एटमॉस्फेयर। अगर प्लेनेट पर CO2 और वाटर वेपर जैसी गैसेस से बना एक सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर है, तो वो एक ग्लोबल थर्मोस्टेट की तरह काम करेगा। डे साइड से गर्मी हवाओं के जरिए नाइट साइड तक ट्रांसपोर्ट होगी, जिससे पूरे प्लेनेट का टेम्परेचर मॉडरेट हो जाएगा। इससे नाइट साइड का एटमॉस्फेयर भी जमने से बच जाएगा और डी साइड भी उबलने से बच जाएगी। इस तरह के प्लेनेट को कई बार आईबॉल प्लेनेट भी कहते हैं, जहां डी साइड पर एक बड़ा सा समुद्र हो और बाकी प्लेनेट बर्फ से ढका हो। ग्रेविटी, अ हैवी वर्ल्ड। अर्थ से 6.5 टाइम्स ज्यादा मास और 1.7 टाइम्स बड़े रेडियस का मतलब है कि यहाँ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ की सरफेस ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले लगभग 1.5 से 2 गुना हो सकती है। इसका क्या मतलब होगा? आपका वेट डबल हो जाएगा। चलना फिरना भी एक वर्कआउट जैसा होगा। इस हाई ग्रेविटी के फायदे भी हैं। ये प्लेनेट को अपने एटमॉस्फेयर को टाइटली पकड़कर रखने में मदद करती है, जिससे वो स्टार की रेडिएशन से आसानी से उड़ नहीं जाती। अगर यहाँ लाइफ है तो वो इस हाई ग्रेविटी एनवायरनमेंट के अनुसार ढली होगी। पेड़ पौधे शायद ज्यादा मोटे और मजबूत तनों वाले होंगे। जीव जंतुओं का स्केलेटन बहुत रोबस्ट होगा। यहाँ उड़ने वाले जीव का विकास बहुत ही मुश्किल होगा। द रेड ड्वार्फ थ्रेट, स्टेलर फ्लेयर्स। रेड ड्वार्फ भले ही लंबी उम्र वाले होते हैं, लेकिन वो खासकर अपनी जवानी में बहुत गुस्से वाले भी होते हैं। वो अचानक स्टेलर फ्लेयर्स फेंकते हैं। ये रेडिएशन के अचानक पावरफुल बर्स्ट होते हैं। ये फ्लेयर्स प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को छीन सकते हैं और सरफेस पर मौजूद किसी भी लाइफ को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि LHS 1140 एक पुराना और M ड्वार्फ्स के हिसाब से रिलेटिवली शांत तारा माना जाता है। इस पर फ्लेयर्स आते हैं, लेकिन उतने शक्तिशाली और फ्रीक्वेंट नहीं जितने दूसरे एक्टिव रेड ड्वार्फ्स जैसे प्रॉक्सिमा सेंटूरी पर आते हैं। फिर भी ये एक रिस्क है। इससे बचने के लिए प्लेनेट को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी, जो इस हार्मफुल रेडिएशन को डिफ्लेक्ट कर सके, बिल्कुल अर्थ की तरह। कुल मिलाकर LHS 1140 भी एक ऐसी दुनिया है जहां चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी। ये एक हाई ग्रेविटी वाली टाइडली लॉक दुनिया हो सकती है, लेकिन अगर इसके पास सही एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड है तो ये लाइफ के लिए एक अद्भुत आश्चर्य हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी LHS 1140b की। एक ऐसी दुनिया जो हमारी कल्पना को पंख दे रही है। ये एक सुपर अर्थ है जो एक शांत रेड ड्वार्फ के हैबिटेबल जोन में स्थित है। ये एक पथरीली दुनिया है जिसने अपने शुरुआती जहरीले एटमॉस्फेयर से छुटकारा पा लिया है और शायद एक नया बेहतर लाइफ सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर बना लिया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें पहली बार इन दूर दराज की दुनियाओं के पर्दे के पीछे झांकने का मौका दिया। हर एक डाटा पॉइंट, हर एक स्पेक्ट्रम हमें उस अंतिम सवाल के बेहद करीब ले जा रहा है। आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? LHS 1140b शायद वो पहली दुनिया हो सकती है जहां हमें इस सवाल का जवाब नहीं में मिले। अभी ये कहना बेहद जल्दी होगा, लेकिन उम्मीद की किरण इतनी रोशन पहले कभी नहीं थी। ये खोज सिर्फ एक प्लेनेट की खोज नहीं है, ये इंसानियत की अपनी जगह को समझने की खोज का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये हमें बताता है
कि जिन कंडीशंस ने धरती पर जीवन को जन्म दिया वो शायद यूनिवर्स में इतनी अनोखी ना हो। आने वाला समय बेहद ही रोमांचक होने वाला है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम शायद अपने लाइफ टाइम में ही किसी और दुनिया पर जीवन के सबूत देख पाएं। और इस कहानी में LHS 1140B फिलहाल सबसे अहम किरदार निभा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या LHS 1140B पर सच में लाइफ हो सकती है? अगर हाँ तो वो कैसी दिखेगी? अपनी थ्योरीज और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये डिटेल जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले एक और रोमांचक सफर पर। I'll see you in the next one.